गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मिर्जापुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधुनिक भारत का इतिहास की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। अपनी क्लास शुरू करने से पहले आइए हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं अपने क्लासेस के ऑप्शंस के बारे में कि हम किस मोड में क्लासेस ले सकते हैं। तो अभी ऑफलाइन क्लासेस संभव नहीं है कोविड की वजह से, और कब तक शुरू होंगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है ऑनलाइन क्लासेस का। ऑनलाइन क्लासेस में हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम लाइव जाएं या तो वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब प्रीमियर के माध्यम से आप लोग के समक्ष आएँ। तो लाइव जाने में नेटवर्क की समस्या आ रही है। आप लोग कई दिनों से देख रहे हो कि गौरव जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क का इशू सामने आ रहा है और चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, ना आवाज़ क्लियर हो पा रही है, ना ही वीडियो क्लियर हो पा रहा है। तो ऐसे में हम फिर से उसी दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना पड़ रहा है हमें कि हम अपने इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको फिर यूट्यूब प्रीमियर के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आधुनिक भारत का इतिहास जब हम लोगों ने शुरू किया था तो हम लोगों ने उसको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ने का निश्चय किया था कि हम पहले यूरोपीय कंपनियों के आगमन से 1857 ईस्वी तक जो कंपनी राज का समय है उसको एक पार्ट में अध्ययन करेंगे। फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से भारत का राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट लगभग समाप्ति की ओर है। अब इसमें हमने एक प्रयास किया है इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कि आप लोग का पीछे का रिवाइज भी हो जाए और बीच में जो चीज़ें छूटी हुई हैं उसको भी हम लोग कवर कर लें। तो इसके लिए हमने चूज किया है कि हम गवर्नर और गवर्नर जनरल के माध्यम से 1765 से 1857 ईस्वी तक की यात्रा को पूरा करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई हैं। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अब उसके पहले हम लोग देखें कि गवर्नर और गवर्नर जनरल का पदनाम कैसे क्या चेंज होता रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बंगाल को प्रेसिडेंसी घोषित किया जाएगा आपका 1699 ईस्वी में, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी जो बन रहा है आपका 1699 ईस्वी में बन रहा है। अब 1699 ईस्वी में जब बंगाल को प्रेसिडेंसी घोषित किया गया तो उसके हेड को उस समय प्रेसिडेंसी एंड गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल कहते थे। देखिए, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल। 1709 में वही नाम आपका चेंज हो जाएगा और यह नाम चेंज होकर के आपका चलेगा 1774 ईस्वी तक आपका। ठीक, तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा आपका 1709 ईस्वी में प्रेसिडेंट इन द बे एंड गवर्नर एंड कमांडर इन चीफ फॉर फोर्ट विलियम इन बंगाल। ये 1709 से स्टार्ट होकर के आपका 1774 ईस्वी तक जाता है। ठीक, फिर 1774 ईस्वी में आपका जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके बाद से इसका नाम चेंज हो जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल। और इसी गवर्नर जनरल को दूसरी अन्य प्रेसिडेंसी के गवर्नर को सुपरविजन करने का राइट भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से दिया गया था। अब फिर एक चेंज आता है आपका 1833 के एक्ट से, 1833 के चार्टर एक्ट से, जब यह कहा जाता है कि अब उसका नाम फिर से क्या हुआ कि उसमें यह कहा गया था कि अलग अलग प्रेसिडेंसियों के लिए अलग अलग गवर्नर इन काउंसिल होगी, जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल कहा जाएगा, जो एक्स ऑफिसियो हो, यानी पदेन रूप से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद भी ग्रहण करेगा। यानी नाम उसका गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल ही है। अब इसका मतलब ये है कि उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पदभार भी दे दिया गया। अब 1853 के ईस्वी के एक्ट में एक और चेंज आता है, जब 1854 ईस्वी से प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति आपकी की जाती है। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ऐसे कि कैसे ये नाम आपके चेंज हुए हैं। और इसमें जो जब बंगाल प्रेसिडेंसी बनती है तो उसका प्रथम गवर्नर आपका चार्ल्स आयर था, जो बंगाल के, जो कलकत्ता के संस्थापक जाप चारनाक का दामाद आपका। ठीक है, तो मैंने जो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट लिया है वो 1765 ईस्वी लिया है, क्योंकि विधिक रूप से आप कहें जब बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिलती है वो कब से मिलती है, 1765 ईस्वी से मिलती है। इसलिए हमने जो अपने लेक्चर की शुरुआत की हो लॉर्ड क्लाइव से 1765 ईस्वी के समय से हमने की है। देखिए, लॉर्ड क्लाइव के समय में कुछ बातें, इसमें से बहुत चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए जो पढ़ चुके हैं उसको हम डिटेल में बहुत नहीं जाएंगे। यहाँ पर जो चीज़ें नहीं होंगी उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बाकी हम उसको क्विक रिविजन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, लॉर्ड क्लाइव जब 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है और उसमें अवध का नवाब भी हारता है, मुगल सम्राट भी हारते हैं और बंगाल का भगोड़ा नवाब भी हारता है, तो पराजित शक्तियों के साथ समझौता करने के लिए क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव को
दोबारा लंदन से यहाँ पर भेजा जाता है। लॉर्ड क्लाइव यहाँ पर आने के बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि करता है 12 अगस्त को शाह आलम द्वितीय के साथ, और जिससे उसको क्या मिलता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलती है। इसके साथ ही साथ उसको उत्तरी सरकार की जागीरदारी भी मुगल सम्राट से प्राप्त होती है। इसके बाद इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है 16 अगस्त को अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ। इस संधि की शर्तों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके, इसलिए कुछ नया हम लोग इसमें नहीं करेंगे। फिर लॉर्ड क्लाइव का जो टाइम पीरियड आपका है वो मुख्य रूप से आपका जाना जाता है, देखिए 1765 से 1772 ईस्वी में जो द्वैत शासन का काल आपका है। यानी द्वैत शासन क्या आपका है, दीवानी मिल गई थी कंपनी को और निजामत का कार्यभार बंगाल के नवाब के पास। तो इस तरीके से क्या हो गया आपका, सत्ता के दो लोग हो गए, आपके सत्ता के दो सोर्स हो गए। लेकिन बाद में क्या होगा आपका कि निजामत भी कंपनी को मिल जाएगी। तो अब जो दूसरा मामला आपका आएगा वहां पर कि जो सत्ता है, जो अथॉरिटी है वो कंपनी के पास है, लेकिन जो उसकी जिम्मेदारी है वह भारतीय लोगों के पास है। तो ये दो स्तरों पर द्वैत शासन हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पर, कि पहले दीवानी और निजामत अलग अलग है, बाद में दीवानी और निजामत दोनों कंपनी के पास हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जो है वो भारतीयों को दी गई थी, जबकि उसकी अथॉरिटी किसके पास थी, कंपनी के पास। अब इसके बाद इसके समय में एक और चीज हुई थी आपकी, जैसे इन्होंने क्या किया था कि द्वैत शासन में बंगाल के लिए एक उप दीवान मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया था और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। साथ ही साथ मोहम्मद रजा खां उपनाजिम थे और ये काफ़ी लंबे समय तक उपनाजिम के रूप में कार्य करते रहेंगे। फ्यूचर में जब जिला फौजदारी अदालत बनाई जाएगी तो कुछ समय तक इन्होंने फौजदारी अदालत के कार्य को भी देखा था, मतलब उसमें सहायता इन्होंने की थी। अब देखिए क्लाइव के समय में सैनिकों को जो दोहरा भत्ता मिलने लगा था उसको क्लाइव के समय में समाप्त किया गया था, जिसका प्रभाव यह हुआ था श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह का मतलब क्या है, यूरोपीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। अब ये दोहरा भत्ता क्या था आपका, युद्ध काल में जब युद्ध लड़ने के लिए सेना जाती थी तो उसको युद्ध काल में भी, मतलब युद्ध के लिए अलग से भत्ता आपको दिया जाता था। लेकिन बाद में हुआ क्या कि युद्ध की समाप्ति के बाद शांति काल में भी यह भत्ता आपको सैनिकों को दिया जाने लगा था। इससे क्या हुआ आपका कि कंपनी के ऊपर, कंपनी के राजकोष पर व्यय आपका बढ़ने लगा था। तो उस व्यय को कम करने के लिए क्लाइव ने क्या किया, इस दोहरे भत्ते को समाप्त किया, जिसका परिणाम उसे श्वेत विद्रोह के रूप में झेलना पड़ा। लेकिन क्लाइव ने बहुत ही समझदारी से उस विद्रोह को शांत कर लिया। इसके अलावा क्लाइव ने क्या किया था, एक व्यापारिक एकाधिकार वाली सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की थी, जिसको नमक, सुपारी और तंबाकू के व्यापार पर एकाधिकार, यानी इस तीनों का व्यापार बंगाल में और कोई नहीं करेगा, केवल ये सोसाइटी ऑफ ट्रेड करेगी। और इस सोसाइटी ऑफ ट्रेड का जो लाभांश होगा वह पद के अनुसार, यानी उच्च पद वालों को ज़्यादा और निम्न पद वालों को ज़्यादा बांटने का प्रावधान किया गया था। लेकिन बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको 1768 ईस्वी में समाप्त कर दिया। अब देखिए यहाँ पर स्थानांतरण, क्लाइव ने क्या किया था कि जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा हो गया था आपका बंगाल में, और कार्मिकों के अंदर, कंपनी के कर्मचारियों के अंदर भी भ्रष्टाचार काफ़ी उच्च स्थिति में था। तो उसको समाप्त करने के लिए क्या किया, क्लाइव ने उनका निजी व्यापार समाप्त कर दिया, उनसे कहा कि आप उपहार नहीं लेंगे, और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए उसने क्या किया, स्थानांतरण किया, ट्रांसफ़र किया। बंगाल के कार्मिकों को मद्रास भेजा और मद्रास के कार्मिकों को बंगाल बुलाया। तो इसका भी काफ़ी विरोध हुआ था, लेकिन अंततः अब हुआ क्या था, विरोध में कई लोगों ने अपना त्यागपत्र भी प्रस्तुत कर दिया था, जिसको लॉर्ड क्लाइव ने स्वीकार कर लिया। तो बहुत से लोगों ने फिर अपना वापस ले लिया, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी लॉर्ड क्लाइव के समय मुख्य रूप से आपकी हुई हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है, लॉर्ड क्लाइव के बाद 2 वर्षों के लिए गवर्नर जनरल बनता है आपका हेनरी वेरलेस्ट। वेरलेस्ट के समय में कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका नहीं हुआ है। वेरलेस्ट के समय में एक फैक्ट यह है आपका कि वेरलेस्ट आपका सिराजुद्दौला का युद्धबंदी रह चुका था। एक फैक्ट है आपका, कभी अगर पूछा जा सकता है तो पूछा जा सकता है। वेरलेस्ट के बाद आपका जॉन कर्टियर आता है 1769 से 1772 तक। इन दोनों के बीच में बहुत, मतलब गवर्नर जनरल के पॉइंट से या कंपनी की तरफ से कोई बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि इनकी या कोई महत्वपूर्ण कार्य इनके कार्यकाल में नहीं हुआ है, बल्कि भारतीयों के दृष्टिकोण से इनके काल में कुछ ऐसे कार्य हुए, जैसे कंपनी राज का प्रथम अकाल। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका है कि जो कंपनी राज का प्रथम अकाल 1769 से 70 ईस्वी में पड़ा, और यह अकाल बहुत हद तक कंपनी के कुशासन के कारण
सृजित हुआ था। इस अकाल के कारण बंगाल, बिहार और उड़ीसा की लगभग 1/3 आबादी नष्ट हो गई थी और इस अकाल में कंपनी ने राहत देने की बजाय बल्कि चावल जो था आपका, चावल को अधिक दामों पर बेचकर मुनाफाखोरी करने का प्रयास किया और अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास किया उन्होंने। तो इस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो आपका फर्स्ट अकाल है यह उतना ज़्यादा हानिकारक न होता यदि कंपनी इसके लिए अच्छा प्रयास करती है, इसके इतने राहत कार्यों के लिए इफेक्ट मतलब ट्राई करती हो। ठीक, इसके अलावा अब इसी जो अकाल है उसी अकाल का इफेक्ट है आपका सन्यासी विद्रोह। यह पहला भारतीय, आप इसको कह सकते हैं कि भारतीयों की पहली प्रतिक्रिया है अंग्रेजी शासन के खिलाफ, इसलिए सन्यासी विद्रोह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सन्यासी विद्रोह आपका वही 1770 ईस्वी के आसपास बंगाल में शुरू होता है जो डायरेक्टली आपके अकाल का इफेक्ट है। अब हुआ क्या आपका कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा आनंदमठ। ये उपन्यास लिखा गया 1882 ईस्वी में, लेकिन इसका जो प्लॉट है वो आपका सन्यासी विद्रोह का प्लॉट है। तो आप अगर चाहें तो आनंदमठ को पढ़ सकते हैं, बहुत ही पतली पुस्तक है आपकी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, मेरे ख्याल से आप उसको 3-4 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। इसको पढ़ने से आप उस समय के तात्कालिक परिस्थितियों को समझ सकते हैं और भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव को भी काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। आपको पढ़ने में बुक काफ़ी अच्छी भी लगेगी। अब इसी में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो भारत माता की संकल्पना है, जो भारत माता की संकल्पना है, पहली बार आपकी वो आनंद मठ में लिटरेरी रूप यानी साहित्यिक रूप से भारत माता की संकल्पना के भारत माता है जो जंजीरों में जकड़ी हुई हैं, उसकी संकल्पना आपको पहली बार आनंद मठ में देखने को हमें मिलती है। इसकी संकल्पना साहित्यिक तो आपकी आनंद मठ में देखने को मिलती है और पेंटिंग के रूप में जो पहली बार इसको बनाया था वो 1905 ईस्वी में पेंटर थे अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने भारत माता का चित्र पहली बार आपका क्रिएट किया। ठीक, तो इसलिए इंपॉर्टेंट आपका है। अब इसमें आपका देखिए सन्यासी विद्रोह में हुआ क्या था, जो बहुत सारे साधु सन्यासी थे, इन लोगों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। ये लोग उनके खजानों को लूटते थे, उनके गोदामों को लूटने लगे थे। बोगरा और मेमन सिंह में इनकी एक समानांतर सरकार बन गई थी। इनके प्रमुख नेताओं में भवानी पाठक, देवी चौधरानी, मूसा शाह, द्विज नारायण, मजमून शाह आदि नेता थे। अब देखिए इसमें जो मजमून शाह आपके हैं ये फकीर विद्रोह में भी आपके हैं। देखिए इसी में हमने बताया कि जमींदारों उसी में आपका मुस्लिम फकीरों ने भी एक विद्रोह किया था आपका। ठीक है, उसमें आपके दिनाजपुर मालदा आदि के क्षेत्र में है, उसमें भी मजमून शाह और चिराग अली हैं। ये लोग पहले से ही विद्रोह किए थे इन लोगों ने। ठीक, तो इस तरीके से आपका है ये। इसके बाद आपका इसी समय मेदिनीपुर के चुवार जनजाति के लोगों ने, मतलब अब देखिए जनजातियों का प्रथम विद्रोह आपका है। इन्होंने भी भूमि विद्रोह किया था जिसमें जमींदारों के खिलाफ और लगान वृद्धि के खिलाफ आपका था और यह विद्रोह इनका लगभग 30 वर्षों तक चलता रहा। ठीक, तो इन दोनों के बीच आपका मेन हमारा जो फोकस पॉइंट इसमें सन्यासी अकाल और अकाल का जो तत्कालिक प्रभाव है सन्यासी विद्रोह। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद एक प्रमुख गवर्नर जनरल आपका आता है वारेन हेस्टिंग्स। जो वारेन हेस्टिंग्स आपका आता है, तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर है और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी। हुआ क्या था आपका कि 1773 ईस्वी के एक्ट से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल की पदवी दी गई थी और साथ ही साथ उसे अन्य प्रेसिडेंसियों यानी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों के सुपरविजन का राइट भी दिया गया। तब देखिए जो वारेन हेस्टिंग्स का समय है आपका काफ़ी प्रतिकूलता का समय है आपका। फर्स्ट एंग्लो मराठा देखिए आप, इसी समय आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर वार भी हो रहा है आपका। तो भारत में उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ही कठिन समय है। और दूसरी चीज़, जब 1765 से 1772 ईस्वी तक जो द्वैत शासन चला था बंगाल में, उसका प्रभाव बहुत लाभकारी अंग्रेजों के लिए, कंपनी के लिए भी नहीं हुआ। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का भी आर्डर था कि अब जाकर के अब समय क्या गया है कि अब आप अपने मुखौटे को उतार फेंकिए और प्रत्यक्ष शासन अपने हाथ में बंगाल का आप ले लीजिए। तो अब जब प्रत्यक्ष शासन आप हाथ में लेंगे तो आपको क्या करना होगा, कंपनी जो कि एक व्यापारिक कंपनी है उसको आपको चेंज करना है किसमें, प्रशासनिक। और एक बहुत बड़ा काम था आपका। और वारेन हेस्टिंग्स ने बहुत ही बखूबी इसने क्या किया, युद्ध और कूटनीति से कंपनी राज्य और सम्मान की सुरक्षा की, उसके क्षेत्रों को बचाया और उसके सम्मान की भी सुरक्षा की और अपने प्रशासनिक उपायों से उसने प्रशासनिक उत्तरदायित्व को भी निभाया। और वारेन हेस्टिंग्स की यह देन थी कि बंगाल में और भारत में आपका कंपनी राज काफ़ी हद तक आपका अस्थायी हो जाता है। अब देखिए हुआ क्या आपका,
अब इसके समय में कुछ वॉरेन हेस्टिंग्स के समय की कुछ प्रमुख घटनाएं जो है क्या है आपका, यह आएगा तो द्वैत शासन की समाप्ति हो जाएगी और प्रत्यक्ष शासन यह बंगाल का अपने हाथ में ले लेगा। अब हुआ क्या आपका, इसी समय मुगल सम्राट आपका सिंधिया के संरक्षण में चले जाते हैं, तो उसी का बहाना बना करके इलाहाबाद के संधि में इलाहाबाद और कारा के जो जिले मुगल सम्राट को दिए गए थे वो जिले क्या हो जाएंगे, वापस ले लिए जाएंगे और मुगल सम्राट को दी जाने वाली पेंशन 26 लाख रुपए आपकी बंद कर दी जाएगी। अब देखिए इसका कारण यह था कि कंपनी की आर्थिक स्थिति भी उस समय अच्छी नहीं थी, लगातार युद्ध हो रहे थे और उन युद्धों के बाद भी कंपनी को ज़्यादा लाभ आपका नहीं हो रहा था। और साथ ही साथ वॉरेन हेस्टिंग्स काफ़ी लालची किस्म का व्यक्ति भी था। वॉरेन हेस्टिंग्स ऐसा गवर्नर जनरल है जिसके अनैतिक कृत्यों की वजह से के कारण उसी की वजह से जब यह लंदन जाएगा, इंग्लैंड जाएगा, तो इसके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। 7 वर्षों तक महाभियोग की कार्यवाही चलती है, अंततः वह उसमें बरी हो जाता है, लेकिन महाभियोग लगना ही एक बड़ी बात थी। ठीक, तो जो ये आपके पैसे हैं, मतलब जो मुगल सम्राट से जिले वापस ले लेना, फिर उनको अवध के नवाब को बेच देना, अवध के नवाब से लेकर के मुगल सम्राट को दिए थे, अब मुगल सम्राट से लेकर के फिर अवध के नवाब को बेच दिया गया। तो इससे लाभ क्या हुआ, कंपनी को वित्तीय लाभ हुआ आपका 26 लाख रुपए पेंशन मुगल सम्राट कुछ समय के लिए बंद कर दी गई। देखिए इसी के समय आपका रेगुलेटिंग एक्ट भी पास हुआ था और इसी के समय आपका 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भी पास हुआ था। हम लोगों ने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट के पास होने के बाद एक गवर्नर जनरल एक बनाया गया था और उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल बनाई गई जिसमें 4 मेंबर थे। अब हुआ क्या था कि उसमें अक्सर गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के बीच विवाद आपका होता रहता था। तो एक बार हुआ क्या ऐसा कि वॉरेन हेस्टिंग्स इतना उससे तंग आ गया कि उसने लंदन में अपने एजेंट को कहा कि तुम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जाकर के मेरा त्यागपत्र दे दो। उसने त्यागपत्र ले जाकर के दे दिया वहाँ पर, और वहाँ से काउंसिल के एक मेंबर क्लेवरिंग को गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्लेवरिंग ने यहाँ पर पद की शपथ भी ले ली थी। देखिए ये एक फैक्ट है आपका कि क्लेवरिंग को गवर्नर जनरल बना दिया गया था और उसने पद की शपथ भी ले ली थी, लेकिन हेस्टिंग्स ने बाद में अपना विचार चेंज कर लिया और इसको कार्यभार नहीं दिया। इसने बाद में कोर्ट में कहा कि ऐसा है कि जो मेरा एजेंट था लंदन का, उसने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया और मेरे बिना जानकारी के उसने त्यागपत्र जा करके आपको दे दिया। ठीक, तो इस तरीके से एक फैक्ट आपका, न्यू फैक्ट आपका कि क्लेवरिंग कुछ समय के लिए गवर्नर जनरल मतलब कागज पर बनाया गया था, उसने शपथ भी ली थी, लेकिन बाद में आपका ये नहीं हुआ। अब देखिए मुख्य रूप से क्या इसके साथ और क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार है आपका, डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग। अब देखिए वही आपका है जो मुगल सम्राट से जिले वापस लिए गए 1773 में, उसी को बनारस के अवध के साथ बनारस की संधि की गई और उसको इलाहाबाद और कारा का जिले 50 लाख के बदले उसको वापस कर दिए गए। देखिए वही है, पैसे का लेन देन आपका है, इसको बस कंपनी को वित्त की जरूरत है, उसने क्या किया, वही जिले जो अवध से लिए थे फिर बाद में अवध को बेच दिए गए। ठीक, इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट आपका 1774 में रुहेलखंड के साथ, रुहेला एक राज्य है आपका अवध की सीमा से लगा हुआ। अब अवध क्या था आपका, अभी तक अंग्रेजों ने अवध को प्रत्यक्ष रूप से अपने समाज में विलय नहीं किया था, बल्कि अवध को मराठा साम्राज्य से बचने के लिए एक बफर राज्य के रूप में प्रयोग किया। अब हुआ क्या था कि रुहेला राज्य का जो शासक था वह था हाफिज रहमत खां। रुहेला राज्य के शासक ने अवध के साथ एक सहायक संधि की कि भाई यदि मराठों का आक्रमण होता है तो तुम हमारी सहायता करना, बदले में हम तुमको जो भी पैसा वगैरह होगा हम देंगे। दूसरी तरफ अवध के नवाब की संधि थी अंग्रेजों के साथ कि भाई अगर मेरे ऊपर कुछ समस्या आती है तो आप हमारी सहायता कीजिएगा। तो उसी समय आपका 1772-73 ईस्वी के आसपास मराठों का आक्रमण होता है रुहेलखंड की तरफ, लेकिन उसकी सहायता के लिए अवध और जब कंपनी की सेना, जैसे उसने सहायता मांगी अवध के साथ और अवध ने सहायता मांगी कंपनी से, जब दोनों सेनाएं पहुंच जाती हैं तो मराठे वहां से वापस हो जाते हैं। अब यहाँ पर सेना तो गई, तो उसके एवज में अवध ने उससे पैसे की डिमांड की, जिसको देने से इनकार कर दिया रुहेला सरदार ने। अब क्या हुआ, अवध ने कंपनी के साथ बातचीत की और कहा कि हम लोग एक प्लान बनाते हैं और रुहेला राज्य पर हमला करके उसको आपस में बांट लेते हैं। तो वही होगा आपका 1774 ईस्वी में, बिना किसी कारण, यानी रुहेलखंड के साथ कंपनी का कोई झगड़ा नहीं था, कोई उसके साथ कोई विवाद नहीं था, केवल अवध के साथ मिलकर के इन्होंने क्या किया, रुहेलखंड पर आक्रमण किया और रुहेला राज्य को इन्होंने आपस में बांट लिया। ठीक, अब आइए इसका जो मेन आपका है प्रशासनिक, इसने जब भैया
प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में लेंगे तो आपको पूरी प्रशासनिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपका है, उनका रेवेन्यू है। सबसे मेन उनका फोकस किसके ऊपर था, पैसे के ऊपर था। तो जो वारेन हेस्टिंग्स का काल आपका है वो रेवेन्यू के संबंध में ट्रायल एंड एरर का काल है। यह एक नई नीति लेकर के आ रहा है, जब नहीं हो रहा है तो उसको चेंज कर रहा है। जैसे उसने यहीं पर पहली बार आपका टैक्स कलेक्टर पद का सृजन किया, यानी एक डिस्ट्रिक्ट में एक टैक्स कलेक्टर होगा जो पूरे उस डिस्ट्रिक्ट के टैक्स को कलेक्ट करके ले आएगा। अब टैक्स कलेक्टर है, इसके अलावा जब उसको लगता था कि टैक्स कलेक्टर भ्रष्ट हैं या काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो उसने उनको हटा के उप दीवानों की नियुक्ति की। जब उसको लगा फिर उप दीवान काम नहीं करें तो उसने फिर से क्या किया, टैक्स कलेक्टर की नियुक्ति। यही आपका क्या है, ट्रायल एंड एरर है आपका। और इसके साथ ही साथ कभी 5 साल के लिए ठेके पर दिया राजस्व की वसूली को, तो कभी 1 वर्ष के लिए, यानी कोई एक निश्चित नीति निर्धारित नहीं हो पा रही है, बस ट्रायल एंड एरर आपका चल रहा है, यानी प्रयोग का काल आपका चल रहा है। इसके अलावा इसके काल में महत्वपूर्ण न्यायिक सुधार हुए हैं आपके। हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि क्या किया गया था। दीवानी और फौजदारी मामलों को डिवाइड किया गया था और जिला दीवानी अदालत और जिला फौजदारी अदालत का निर्माण किया गया था, और साथ ही साथ उसकी अपील के लिए सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की स्थापना भी की गई थी। हेस्टिंग्स के समय में एक और होता है महत्वपूर्ण घटनाक्रम है आपका। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, जिसका कार्य था यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में जानकारी लेना, यहाँ के धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, ऐसा चीज़ें आपका है। ठीक, अभी हमने पहले ही आप लोग को बता दिया है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसके ऊपर महाभियोग लगा था। अब इसके जो अनैतिक कार्य हैं वह मुख्य रूप से देखिए यही आपका है। नंद कुमार को फांसी होती है। नंद कुमार बंगाल का एक ब्राह्मण था, इसका कुछ विवाद होता है। अब उस विवाद में इसने क्या किया कि नंद कुमार ने कहा, उसके ऊपर आरोप लगाया कि इसने वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के नवाब की विधवा बेगम से ज़बरदस्ती पैसे की वसूली की है। अब उससे इतना क्रुद्ध होता है ये कि वारेन हेस्टिंग्स नंद कुमार को जालसाजी के झूठे मुकदमे में फंसा देता है और जालसाजी के आरोप में नंद कुमार को फांसी दे दी जाती है। यह भारत में ऐसा पहला घटनाक्रम हुआ था कि जालसाजी यानी फोर्जरी, मतलब गलत दस्तावेजों के आधार पर कुछ ले लेना। तो उसने अपने आदमियों को सेट किया, कई जगह से इसके खिलाफ कंप्लेन करवाई और जालसाजी के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में जो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, उस सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और जज वारेन हेस्टिंग्स का मित्र था, उसके प्रभाव में आकर क्या किया उसने, केवल जालसाजी के आरोप में ही नंद कुमार को फांसी हो गई। नंद कुमार की फांसी को इस काल के लोगों ने न्यायिक हत्या की संज्ञा दी है, यानी इतने जालसाजी के लिए। और उसमें भी पूरी मतलब कि जो पूरी सुनवाई हुई थी उसमें नंद कुमार के साक्षियों को ध्यान नहीं दिया गया था, उसके कई साक्षियों को मरवा भी दिया गया था, यानी जानबूझ करके सब कुछ करके नंद कुमार को जबरदस्ती फांसी दी गई थी। एक मामला ये है। दूसरा इसका मामला है चेत सिंह का मामला। बनारस के राजा थे चेत सिंह। अब वही पैसे का लालची व्यक्ति था ही ये। बनारस का राजा चेत सिंह से इसने जबरदस्ती पैसे की डिमांड की और जब वो नहीं दे पाया तो उसने क्या किया, चेत सिंह को बनारस के राजा के पद से पदमुक्त कर दिया और उनके बेटे को वहाँ पर बिठाया। इसके साथ ही साथ जो अवध का नवाब उस समय था, आसफउद्दौला था, उसके ऊपर कंपनी का कुछ पैसा बकाया था। कई करोड़ रुपए जब बकाए हो गए तो उसने नवाब से डिमांड की कि भाई तुम्हारा पैसा दो। तो नवाब ने कहा कि देखिए हमारे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन यदि आप सहयोग करें तो हमारी मतलब जो वहाँ का जो अवध की जो बेगमें हैं उनके पास काफ़ी पैसा रखा हुआ है। तो नैतिक रूप से भी यह कृत्य वारेन हेस्टिंग्स का गलत था कि उसने नवाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके और रेजिडेंट मिडलटन को भेज करके उसने अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार करके उसने 105 लाख रुपए की वसूली की। तो यह भी उसका क्या है, अनैतिक कार्य आपका है। तो वारेन हेस्टिंग्स का जो मुख्य रूप से कार्यकाल आपका है वह कह सकते हैं कि इसने युद्ध और कूटनीति के द्वारा कंपनी राज्य की सुरक्षा भी की और साथ ही साथ प्रशासन में या कंपनी राज के प्रशासन की आधारशिला रखी, जिसको आगे जाकर के पूरा करता है आपका कॉर्नवालिस। और वारेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस के द्वारा बनाए गए प्रशासन पर ही काफ़ी लंबे समय तक शासन आपका कंपनी का और बाद में ब्रिटिश ताज का भी चलता रहेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके इनके समय के।
अब आगे हम लोग देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब 1785 ईस्वी में उसके जाने के बाद कुछ समय के लिए सर जॉन मैकफरसन को बंगाल का गवर्नर जनरल आपका बनाया जाएगा। ठीक, अब लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक। अब कॉर्नवालिस ने भारत आने से पहले ब्रिटिश संसद के समक्ष शर्त रखा कि भाई हमें सेनापति का पद भी चाहिए और साथ ही साथ विशेष परिस्थितियों में हमें परिषद के उल्लंघन का अधिकार, जो परिषद थी उसमें निर्णय बहुमत से होता था। उसने कहा कि अगर हमको जरूरत पड़ती है तो हमें परिषद के उल्लंघन का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। तो इसकी शर्त को मानते हुए ब्रिटिश संसद ने इसको ये दोनों अधिकार दिए, तब यह बन करके भारत आया। जो कॉर्नवालिस का समय है आपका युद्ध काल की दृष्टि से, इसके काल में केवल एक युद्ध हुआ है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि से मैसूर राज्य का आधा भाग अंग्रेजी राज्य में शामिल हो जाता है। और इसी युद्ध के बाद हमने बताया था आपको कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों यानी निजाम और मराठों को ज़्यादा शक्तिशाली हुए देने बिना ही हमने अपने शत्रु को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया है। तो युद्ध के नाम पर केवल एक ही आपका है। मुख्य रूप से जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय हुआ प्रशासनिक सुधारों के लिए विख्यात है आपका। जिस प्रशासनिक भवन की आधारशिला वारेन हेस्टिंग्स ने रखी थी, उसको पूरा करने का श्रेय कॉर्नवालिस को है। अब देखिए कॉर्नवालिस को भी हम लोग जो प्रशासन है पीछे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर हम बहुत शॉर्ट में इसको यहाँ पर रिवाइज करते हैं। सबसे मेन इसका काम क्या था कि इसने रेवेन्यू के संदर्भ में एक अस्थायी व्यवस्था की 1790 ईस्वी में, जिसको जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। 1790 में इसे पहले 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था, जिसे 1793 ईस्वी में अस्थायी कर दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, अस्थायी बंदोबस्त। पुलिस सुधार में इसमें आपका दरोगा और थाना पद्धति की शुरुआत इसी के समय में होती है। इसी समय में आपका जमींदारों से पुलिस अधिकार वापस ले लिए जाते हैं। न्यायिक सुधार में बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। न्यायिक सुधारों में 1793 ईस्वी के आसपास एक कॉर्नवालिस कोड आता है और इसने शक्तियों का पृथक्करण किया। पहले क्या होता था कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था वही डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्शन का भी कार्य देखता था और साथ ही साथ न्यायाधीश का पद भी देखता था। इसने क्या किया, शक्तियों का पृथक्करण यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया और जिला न्यायाधीश के नए संवर्ग की नियुक्ति की इसने। इसके काल की एक प्रमुख घटना है कि फौजदारी अदालतों के लिए इसने क्या किया, सर्किट कोर्ट की स्थापना की। और क्या के समय में सिविल सेवा का जनक, जो प्रशासनिक सेवा है आपकी, उसकी सिविल सेवा जनक आप लॉर्ड कॉर्नवालिस ही है। उस समय उसको संविदाबद्ध सिविल सेवा कहते थे और संविदाबद्ध सिविल सेवा में जाने का अधिकार केवल यूरोपियों का था, किसी भी भारतीयों को इसमें जाने का अधिकार नहीं था। यानी जो निम्न पद थे केवल वही भारतीयों के लिए थे। जो कॉर्नवालिस का समय आपका है वह प्रशासन का पूर्ण यूरोपीकरण, यानी इसने कहा कि भाई भारतीय लोग भ्रष्ट होते हैं और बेईमान होते हैं, इनके ऊपर विश्वास करने लायक नहीं है। उसने इस बेस पर भारतीयों को ऊंचे पदों से दूर रखा, जबकि स्थिति यह थी कि अपने कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उसने उनकी वेतन वृद्धि थी। उसने कहा कि जो कर्मचारी हैं उनको वेतन कम मिलता है, इसलिए वो लोग भ्रष्टाचार की तरफ उन्मुख होते हैं, तो स्वयं वेतन वृद्धि कर रहा है अपने कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और आरोप लगा रहा है भारतीयों को कि भारतीय लोग भ्रष्ट और बेईमान होते हैं, इसलिए उनको उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। वस्तुतः रीजन यह था कि अगर प्रशासन में भारतीयों को शामिल करेंगे तो अंग्रेजी सरकार का या जो कंपनी सरकार का जो शोषण का उद्देश्य है वह पूरा हो सकता है कि न हो, क्योंकि भारतीय मतलब ऐसा संभव नहीं है कि सभी भारतीयों के शोषण में सहयोग करेंगे। तो उनको ज़रूरत ऐसे थी जिनका लगाव इंग्लैंड में हो, लंदन में हो, जो पूरे तरीके से उनके आदेशों का पालन करें और भारतीयों से कोई लगाव न रखें। इसीलिए क्या किया उसने, ऐसा नहीं कि भारतीय योग्य नहीं थे, केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कॉर्नवालिस ने क्या किया, उच्च पदों का पूर्ण रूप से यूरोपीकरण किया। अब देखिए इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपका, जो न्यायिक सुधार आपके हुए थे, तो न्यायिक सुधार में उसने वारेन हेस्टिंग्स ने न्यायिक सुधारों की शुरुआत की थी और उसने मुख्यतः संरचनागत सुधार किए थे, लेकिन कॉर्नवालिस ने संरचनागत के साथ साथ प्रक्रियागत, उसकी प्रक्रियाओं में भी काफ़ी हद तक चेंज किया था, जिसको डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं। अब हमने पहले कहा कि हेस्टिंग्स ने असैनिक शासन की दृढ़ नींव डाली थी, जिस पर कॉर्नवालिस ने एक दीर्घजीवी भवन का निर्माण किया।
ठीक, इस तरीके से कॉर्नवालिस में आपका खत्म होता है। कॉर्नवालिस के बाद आपका एक सर जॉन शोर का टाइम आता है। सर जॉन शोर का टाइम आपको 1793 ईस्वी में है, और ये जाने जाते हैं अपनी अहस्तक्षेप की नीति के लिए। अहस्तक्षेप की नीति का मतलब क्या है कि हम भारतीय राजाओं की राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, या कम से कम हस्तक्षेप हम लोग करेंगे उसमें। तो हुआ क्या था आपका कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया था कि कंपनी द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करना ब्रिटिश राष्ट्र की इच्छा और सम्मान के विरुद्ध, यानी मना किया गया था कि आप युद्ध वगैरह और के माध्यम से और अन्य चीज़ों के माध्यम से साम्राज्य विस्तार नहीं करेंगे। तो जो उसका जो हस्तक्षेप, यानी उससे प्रेरित होकर के जो हस्तक्षेप नीति का पालन होता है वह स्पष्ट रूप से सर जॉन शोर के समय में होता है। इसने क्या किया, राजपूत राज्यों से अंग्रेजी संरक्षण को वापस ले लिया और वो लोग फिर से मराठों के संरक्षण में चले गए। हैदराबाद इनका मित्र था। अब जब मराठों ने हैदराबाद के ऊपर आक्रमण किया तो हैदराबाद ने इनसे सहायता की मांग की, लेकिन सर जॉन शोर ने क्या किया, उनकी राजनीति में न मध्यस्थता करने के लिए और न उसकी सहायता करने के लिए उसने कोई ठोस कदम उठाया। उसका परिणाम क्या होगा, खरदा का युद्ध में निजाम आपके बहुत बुरी तरह हार जाते हैं। तो इसने क्या किया, स्पष्ट रूप से या कह सकते हैं बहुत ही कठोरतापूर्वक हस्तक्षेप की नीति, यानी भारतीय राजाओं की राजनीति में हस्तक्षेप न करने का पालन किया। इसी के समय में भारत में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह का आक्रमण होता है। बस इसने एक काम किया था कि अवध के उत्तराधिकार के मामले में इसने हस्तक्षेप किया था। ठीक, इसने अवध के उत्तराधिकार यानी नवाब की मृत्यु के बाद जब उसने देखा कि एक दासी पुत्र को नवाब बनाया गया, तो उसने मृत नवाब के भाई शहादत अली को नवाब बनने में सहायता की। बदले में नवाब ने इसको इलाहाबाद का किला दे दिया और साथ ही कहा कि 76 लाख रुपया वार्षिक भी हम आपको अंग्रेजों को देंगे। तो हर जगह हस्तक्षेप की नीति है और केवल अवध में सर जॉन शोर के समय में हस्तक्षेप हुआ है। और मुख्यतः आप समग्रतः रूप से जो सर जॉन शोर का काल है वह हस्तक्षेप की नीति के लिए विख्यात है। इसके बाद आता है लॉर्ड वेलेस्ली। हम लोग सहायक संधि में और सेकेंड एंग्लो मराठा वार में बहुत डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं, तो शॉर्ट हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। अब लॉर्ड वेलेस्ली आपका आता है 1758 से 1805 ईस्वी के बीच में। देखिए, कुछ गवर्नर जनरलों के इतिहास में कुछ प्रखर साम्राज्यवादी हुए हैं, या कह सकते हैं कि उच्च कोटि के साम्राज्यवादी जो हर कीमत पर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास उन्होंने किया। उसमें लॉर्ड वेलेस्ली का नाम सबसे अग्रणी है। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी, ये तीन नाम ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही सक्रियता के साथ पूर्ण रूप से सक्रिय होकर के हर तरीके से अंग्रेजी राज्य के विस्तार और अंग्रेजी राज्य की सर्वोच्चता को स्थापित करने का इन लोगों ने प्रयास किया है। देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली हमने बताया कि प्रखर साम्राज्यवादी है, यानी वह शांति की नीति को, जो उसके पहले सर जॉन शोर के समय में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया जा रहा था, उसको उसने छोड़ दिया और कहा कि अब हम बहुत ही तेजी यानी युद्ध के माध्यम से, शांति को छोड़ करके युद्ध के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार करेंगे। इसने अब वो सबके पास जाता था कि आप मेरी सहायक संधि स्वीकार कीजिए, अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ युद्ध किया जाएगा। वही आपका मैसूर के साथ हुआ था, और मराठों के साथ जो सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ था उसमें सहायक संधि से ही, पेशवा के साथ सहायक संधि की शुरुआत के साथ ही सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो उसको हम लोग डिटेल में काफ़ी पढ़ चुके हैं। इसमें एक पॉइंट है मुगल सम्राट संरक्षण में लेक द्वारा। तो हम लोगों ने देखा था कि जब जनरल लेक सेकेंड एंग्लो मराठा वार के दौरान जनरल लेक जब उत्तर भारत अभियान पर जाता है तो उसने दिल्ली, अलीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। तो उसी समय क्या हुआ, मुगल सम्राट भी अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया था 1803 ईस्वी के आसपास। अभी तक उसके पहले तक मुगल सम्राट सिंधिया के संरक्षण में था, लेकिन अब किसके संरक्षण में है, अंग्रेजी संरक्षण में है। और इसके समय की बात और थी, इसी समय आपका फ्रांसीसी आक्रमण का भय भी था। हम लोगों ने सहायक संधि के समय इसको डिटेल में पढ़ा है कि फ्रांसीसी आक्रमण का भय था। तो फ्रांसीसी आक्रमण से बचने के लिए उसने सहायक संधि का एक विस्तृत रूपरेखा बनाई और कहा, और उसने प्रयास किया कि जो भारतीय राज्य हैं अधिक से अधिक अंग्रेजों के साथ सहायक संधि में बंध जाए। और उस सहायक संधि में एक खास शर्त होती थी, किसी भी यूरोपीय को बिना अंग्रेजों की सहमति से शासन में अपने राज्य में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। उसका मुख्य रूप से उद्देश्य था फ्रांसीसियों का पूर्ण रूप से सफाया करना। और उसमें सहायक संधि में यह होता था कि आपकी विदेश नीति पूरे तरीके से अंग्रेजों के हाथ में रहेगी, यानी
आप फ्रांसीसियों के साथ कोई भी संबंध या गठबंधन बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। यानी उस तरीके से उनकी विदेश नीति पर और विदेशियों की नियुक्ति पर अपना पूरा कंट्रोल करते हुए इन्होंने, लॉर्ड वेलेस्ली ने फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने का प्रयास किया। अब देखिए सहायक संधि में ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जो एक क्रम आपका है, सबसे पहले निजाम ने किया था, फिर अवध ने, फिर निजाम ने किया था 1798 ईस्वी में, इन्होंने 2 संधियाँ की थी, फिर मैसूर ने, फिर तंजौर ने। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, निजाम, मैसूर, तंजौर, अवध, फिर पेशवा ने किया, फिर उसमें भोंसले ने किया, और लास्ट में आपका सिंधिया ने किया। अब यही आपका है इसके समय, इसको हम लोग क्रम कभी कभी क्रम आपका कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, इसमें एक खास बात यह है कि निजाम के साथ 2 संधियाँ हुई हैं। अब देखिए इसके समय में एक और घटना है कि 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों के लिए एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है कलकत्ता में, ताकि उनको ट्रेनिंग दी जा सके भारत के लैंग्वेज की, भारत की रीति रिवाजों की, थोड़ा भारतीय परिस्थितियों के बारे में उनको बताया जा सके। इसके समय की एक घटना और है कि इसने ईरान में अपना एक राजदूत भेजा था, उसके साथ एक सहायक संधि की थी। अब सहायक संधि में वही शर्त होती थी कि आप फ्रांसीसियों के साथ यानी यूरोपियों के साथ कोई सहायता नहीं करेंगे। भारत से एक सेना भी इसने भेजा था और धन भेजा था। अब इस अभियान का उद्देश्य भी क्या है, केवल फ्रांसीसियों को रोकना। ठीक है, अब होगा कि आपका इसकी अति आक्रामक कार्रवाइयों को देखते हुए 1805 ईस्वी में इसको वापस बुला लिया जाएगा, और फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका यहीं पर दोबारा भारत का गवर्नर जनरल बन करके भारत आता है, लेकिन कुछ समय में उसकी मृत्यु हो जाती है, और गाजीपुर में, यूपी के गाजीपुर में इसकी कब्र है, यानी उसका मकबरा है। आप अगर कभी गाजीपुर जाएं तो कॉर्नवालिस के ऐतिहासिक मकबरे को जरूर जाकर के देखें, उससे आप इतिहास को प्रत्यक्षीभूत कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली का काल है, उसके समय की प्रमुख घटनाएं। जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद 1805 से 1807 में जॉर्ज बार्लो को भेजा गया। अब हमने बताया कि वेलेस्ली की अति आक्रामक नीति से कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लोग थे वो लोग भी काफ़ी परेशान थे, तो उन्होंने क्या किया, बार्लो को भेजा, और बार्लो ने वेलेस्ली की नीति के पूरे, अब वेलेस्ली क्या था, किसी के साथ समझौता करने के पक्ष में नहीं था, लेकिन बार्लो ने क्या किया, देशी राज्यों के साथ समझौता किया, और इसने भी हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। उसने कहा कि भाई जो हो गया वो ठीक है, अब हम कोई युद्ध नहीं करेंगे, अब यहीं पर हम लोग समझौता कर लेते हैं, और आप लोग अपना देखिए, हम जहाँ तक मतलब जो हमारा है हम देखेंगे, बाकी हम लोग उसमें कोई हस्तक्षेप आपके नहीं करेंगे। जॉर्ज बार्लो के समय में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, मद्रास के गवर्नर विलियम बेंटिक है आपका उस समय, उसी के समय में बेल्लूर में पगड़ी और तिलक सैनिकों को लगाने से मना करने पर 1806 में विद्रोह हो जाता है। ये उसके काल की एक महत्वपूर्ण घटना है। 1808 में जॉर्ज बार्लो को मद्रास का गवर्नर बना करके भेज दिया जाता है। अब देखिए वह बंगाल का गवर्नर जनरल रह चुका है, बाद में उसको बार्लो को मद्रास का गवर्नर, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि एक समय उसके पास पूरे भारत का शासन है और बाद में उसको केवल मद्रास का गवर्नर बना करके भेज दिया। तो एक तरीके से क्या है, वो उसका डिमोशन हुआ। ठीक, तो जॉर्ज बार्लो के बाद आपका आता है लॉर्ड मिंटो का समय 1807 से 1813। इस समय भी फ्रांसीसी आक्रमण का भय है, नेपोलियन के आक्रमण का भय है। उसी के मद्देनजर अंग्रेजों ने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा पर ध्यान दिया, और राजा रणजीत सिंह के साथ 1809 की अमृतसर की संधि थी, जिसके अंतर्गत यह हुआ था कि सतलज की संधि, सतलज नदी के इस पार यानी सतलज नदी के पूर्व में रणजीत सिंह साम्राज्य विस्तार का कोई प्रयास नहीं करेंगे, और अंग्रेज सतलज नदी के यानी उस पार जाने का कोई प्रयास वो लोग नहीं करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये है। लॉर्ड मिंटो के समय में ही फिर वही फ्रांसीसी आक्रमण के भय को रोकने के लिए मेलकम को ईरान भेजकर एक संधि आपकी की गई। तो लॉर्ड मिंटो के समय की सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपका है 1809 की अमृतसर की संधि। इसी के समय 1813 का चार्टर एक्ट भी पास होता है, जिसकी सबसे खास बात क्या थी कि चाय और इसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था कंपनी का, केवल चाय और चीन का उसका व्यापारिक अधिकार बचा रहता है, और 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारतीयों की शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट में किया गया था। अभी जिसकी चर्चा हम लोग आगे फिर से करेंगे। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल भी काफ़ी फेमस आपका है, काफ़ी
इम्पॉर्टेंट है। हमने बताया कि यह उन प्रखर साम्राज्यवादियों में है जो हर हाल में अंग्रेजी राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, देसी राज्यों को अपने अधीन लाना चाहते हैं। अब साथ ही साथ वो चाहते, अब भारत में जब देख रहे हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय तक आते आते, इसके समय सबसे मेन आपका है थर्ड एंग्लो मराठा वार। उस समय तक केवल मराठा शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति के रूप में भारत में शेष थे। तो जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है उसमें मराठे पूरी तरीके से हार जाते हैं। तो अब सबसे सर्वोच्च शक्ति कौन बन गई? अंग्रेज बन गए। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता को न केवल, मतलब कि वैसे तो बन गए भाई, उनके पास क्षेत्र है, लेकिन अभी भी जो प्रमुख शक्ति है, या कह सकते हैं कि सम्मान के तौर पर ही, कागज पर ही प्रमुख रूप से मुगल सम्राट का बोलबाला था। मुगल मतलब भारत का सम्राट मुगल सम्राट ही कहा जाता था। तो अब इसने क्या किया कि इसने इस बात को कहा कि भाई जब हम वास्तविक रूप से पावरफुल हैं, शक्ति हमारे पास है, तो हमें मुगल सम्राट के समक्ष झुकने की जरूरत नहीं है। होता क्या था कि जब मुगल सम्राट के पास ये लोग जाते थे या कुछ लेटर वगैरह आता था, तो उसमें मुगल सम्राट इनके लिए नौकर शब्द का प्रयोग करता था कि मेरा विशेष कृपा पात्र भृत्य है, यह मेरा नौकर है। तो इस सब चीज़ों से लॉर्ड हेस्टिंग्स को अच्छा नहीं लगता था, और उसने अपने पूरे समय, यानी जब तक वह भारत में रहा, मुगल सम्राट से कभी भेंट करने वह नहीं गया। यह एक फैक्ट है आपका कि लॉर्ड हेस्टिंग्स अपने पूरे शासन 10 वर्षों के शासन काल के दौरान कभी भी मुगल सम्राट के समक्ष प्रस्तुत वह नहीं हुआ। उसका कारण क्या था? जो दरबारी शिष्टाचार के समक्ष झुकना, अपने आप को हीन साबित करना। तो इस तरीके से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लॉर्ड हेस्टिंग्स को 28 युद्धों और 120 किलो का विजेता कहा जाता है। एक फैक्ट आपका है, पूछ सकता है कभी कभी। इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 1816 ईस्वी में, जिसमें जीत के बाद इसको मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई थी। इसने नेपाली सेनापति अमर सिंह को हराया था। सगौली की संधि से आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति होती है। उसके बाद कुमायूं, गढ़वाल के जो क्षेत्र होते हैं वो प्राप्त होते हैं, जो आज शिमला, नैनीताल, कुल्लू मनाली सब क्षेत्र हैं। उन सारे क्षेत्रों की प्राप्ति या भारत की सीमा में वो इसी समय आते हैं। और इसी समय सिक्किम, जो नेपाल के अधीन था उस समय तक, उसको स्वतंत्र घोषित कर दिया था। यानी अंग्रेजों को शामिल नहीं किया, लेकिन अब वो क्या हो गया? फ्री हो गया। या बाद में शामिल होगा डलहौजी के समय। अभी केवल वो फ्री हो रहा है, लेकिन जब डलहौजी का समय आएगा तो क्या करेगा? वो सिक्किम को अपने साम्राज्य में शामिल कर लेगा। मैंने बताया इस समय का मेन युद्ध आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद चूंकि बहुत ही बृहद स्तर पर क्षेत्रों की प्राप्ति हुई थी, तो इसीलिए 1818 ईस्वी में इसने क्या किया? बम्बई प्रेसिडेंसी का पुनर्गठन किया था। जब मराठों के क्षेत्र प्राप्त हुए तो उस सारे क्षेत्र में क्या किया? उन सारे क्षेत्रों को बम्बई प्रेसिडेंसी में अधिकांश क्षेत्रों को शामिल कर लिया गया। इसी के समय पिंडारियों का दमन हुआ था। पिंडारियों के दमन में हिस्लोप इसका सहायक था। हिस्लोप आपका इंपॉर्टेंट है, सहायक था। इसमें ये एक फैक्ट अलग से आ गया है आपका। 1792 में 12 महल में रीड और मनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। वह यहाँ पर नहीं होना चाहिए। एक 12 महल में आपका प्रयोग के तौर पर जारी किया गया था। बाद में 1820 ईस्वी में यानी इसी के काल में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। ये जो हमने 1792 लिखा है, ये आपका उसके प्रयोग का काल है। हम लोगों ने राष्ट्र व्यवस्था में इसको देखा था। 1820 में जब मनरो मद्रास का गवर्नर बन के जाएगा तो वह पूरी रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास में लागू करेगा। इसी के समय में 1822 ईस्वी में बंगाल टेनेंसी एक्ट आता है। इस टेनेंसी एक्ट में यह कहा गया था कि जब तक जो काश्तकार है वह कर देता रहेगा, उसको भूमि से उसकी बेदखल नहीं किया जाएगा, और विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके भूमिकरण वृद्धि भी नहीं की जाएगी। इंपॉर्टेंट है आपका ये। बम्बई प्रेसिडेंसी हमने जिक्र कर दिया। प्रेस की स्वतंत्रता का कानून भी बनना इसके समय में शुरू होता है। यहीं से आपका स्टार्ट होता है कि भाई प्रेस भी होना चाहिए और प्रेस फ्री होना चाहिए। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही एक आपका पागलपंथी विद्रोह होता है। पागलपंथी क्या है? आपका उत्तरी बंगाल के अर्ध धार्मिक संप्रदाय थे जिसके नेता करम शाह थे। अब करम साहब का पुत्र टीटू मीर है जिसने इस धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक उपयोग करने का प्रयास किया और उसने काश्तकारों के समर्थन से विद्रोह कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे 1831 ईस्वी तक दबा दिया था। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल है।
अब इसको हम लोग कहते हैं कि भारत में अंग्रेजी राज की सर्वोच्चता का कट्टर समर्थक, यानी वो हर तरीके से चाहता है कि भारत में अंग्रेजी राज्य सर्वोच्च हो जाए, शक्ति के बल पर भी और सम्मान के क्षेत्र में भी। इसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट का समय आता है 1823 से 1828, यानी हेस्टिंग्स के बाद। लॉर्ड एडम्स 1823, अच्छा हुआ क्या था आपका कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद लॉर्ड एडम्स मात्र 7 माह के लिए गवर्नर जनरल बना था, जिसके मुख्य रूप से प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। अब अब लॉर्ड एमहर्स्ट के समय की प्रमुख घटना है 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। इस प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति यानडूप की संधि से होती है, और यानडूप की संधि से असम का क्षेत्र, जयंतिया का क्षेत्र अंग्रेजों के कंट्रोल में आता है, और मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला। यानी इसके पहले तो क्या था, ये सारे क्षेत्र बर्मा राज्य में शामिल थे, कुछ मणिपुर फ्री होता है, और असम, जयंतिया आदि क्षेत्र अंग्रेजों के शासनकाल में शामिल होते हैं। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में 1824 में बैरकपुर का विद्रोह होता है। 1824 में ही भरतपुर राज्य पर अधिकार ये लोग कर लेते हैं इनके समय में, और 1824 में ही लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना एक कोलकाता में की जाती है। देखिए बनारस में जो जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की अलग स्थापना की थी, और ये आपका गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हो रही। तो ये लॉर्ड एमहर्स्ट के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अब एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक है, जो अपने उदारवादी प्रयासों के लिए भी या अपने उदारवादी कार्यों के लिए जाना जाता है। क्योंकि जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आता है तो इसने प्रशासनिक क्षेत्र में भी काफ़ी सारे चेंज किए हैं, आर्थिक क्षेत्र में भी किए हैं, न्यायिक में भी किए हैं, और साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार इसने किया है। हुआ क्या था कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने काफ़ी लंबे समय तक युद्ध किया, लगातार युद्ध में व्यस्त रहा हुआ। एमहर्स्ट के समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ। तो इन सब से हुआ क्या था कि कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, और कंपनी को प्रतिवर्ष 1 करोड़ का घाटा हो रहा था। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपने प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों से ऐसा कार्य किया कि कंपनी को घाटे की जगह 2 करोड़ वार्षिक लाभ। प्रशासन में इसने क्या किया, प्रशासन में इसने कई सारे पदों को समाप्त कर दिया। यानी जैसे इसने क्या किया, कई सारी अदालतों को, जैसे न्याय के क्षेत्र में इसने कई सारी अदालतों को समाप्त किया। उसमें सबसे मेन क्या था आपका, जो कॉर्नवालिस ने सर्किट कोर्ट की स्थापना की थी, उन सर्किट कोर्ट की समाप्ति बेंटिक के समय में आपकी हो जाती है। और उस सर्किट कोर्ट जो फौजदारी के कार्य थे वो दे दिए गए थे कमिश्नर को, और इसी के समय में पहली बार डिविजनल कमिश्नर की नियुक्ति, यानी डिविजनल कमिश्नर का जो संभागीय आयुक्त का पद होता है, मंडलीय आयुक्त का, उसकी शुरुआत बेंटिक के समय में हुई। अब इस पद का जो शुरुआत हुई है वह एक पद में कई सारे कार्यों को देने, या कह सकते हैं कि एक ही पद से कई सारे कार्यों को करने का प्रयास। यानी एक पद रहे और उसके अंदर प्रशासन का भी कार्य करे और न्यायिक कार्य करे। तो इससे क्या होगा, इससे होगा यह कि पैसे की बचत होगी। तो ऐसे ही कई सारे प्रशासनिक पदों को समाप्त करके एक प्रशासनिक पद में अन्य सारी प्रशासनिक पदों की शक्तियों को शामिल करके इसने आर्थिक और प्रशासनिक सुधार करने का प्रयास किया था, जिसका परिणाम क्या था कि 1 करोड़ वार्षिक घाटा से चेंज करके कंपनी 2 करोड़ वार्षिक लाभ में चली गई जब लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ से गया। अब इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना हो रहा है कि इसने अफीम के व्यापार को लाइसेंसी कर दिया। यानी जिसके पास लाइसेंस होगा केवल वही अफीम का व्यापार कर सकता है, और केवल बंबई बंदरगाह से ही इसका एक्सपोर्ट होगा। ठीक, इसके समय की और महत्वपूर्ण घटना क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका, ये 1834 में आगरा प्रांत का सृजन होता है, और इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके समय हम लोगों ने पहले देखा था। अब ये देखिए, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है आपका। यहीं से आपका क्या होता है, 1833 के एक्ट के बाद 1834 से जो बंगाल का गवर्नर अब क्या हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल आपका हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। जब 1805 में जब मद्रास में बेंटिक गवर्नर था, तो उसके समय जो वेल्लूर का विद्रोह हुआ था, उसके कारण उसको इंग्लैंड वापस बुला लिया गया। जिसके फैक्ट कभी, जैसे मान लीजिए कभी कभी बेंटिक के बारे में 3-4 फैक्ट दे दिया, तो उसमें एक फैक्ट के रूप में यह आपका शामिल हो सकता है। इसके समय की और महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, इसका शासनकाल उदारवादी माना जाता है। लेकिन देखिए 1831 में इसने मैसूर का विलय किया, 1832 में जयंतिया और
कछार क्षेत्र का विलय किया और 1834 में कुर्ग का भी विलय बेंटिक के शासनकाल में आता है। यानी जो राजनीतिक कार्य हैं ये आपके हुए हैं। अब इसके समय से एक चीज़ और होती है, सरकारी सेवाओं से भारतीयों के साथ जो भेदभाव होता था कानवाली समय में जिसकी शुरुआत हुई थी, बेंटिक के समय में सैद्धांतिक तौर पर इसे ही उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा और कहा जाएगा कि किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म और जन्मस्थान, रंग के आधार पर कोई भेदभाव सरकारी सेवा में नियुक्ति करते समय नहीं किया जाएगा। हम लोग देखते हैं कि इसी के समय में अब हुआ क्या कि इसके समय तक आते आते प्रशासन का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो जाएगा, अंग्रेजों का भारतीय राज्य काफ़ी विस्तृत हो गया। तो अब उनको ज़रूरत क्या है, अब उनको ज़रूरत है कर्मचारियों की। अब जो इंग्लैंड से कर्मचारी आते थे उनकी पैसे की डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी और वो लोग निचले पदों पर कार्य करना नहीं चाहते थे। तो ज़रूरत क्या थी इनको ज़रूरत थी कम पैसे में कार्य करने वाले भारतीयों की। तो इसीलिए आप इस जो भारतीयों के साथ भेदभाव की समाप्ति हो रही है और अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, अभी हम लोग चर्चा करेंगे इस पर, जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हो रही है उन दोनों का जो कारण है वह कंपनी का हित है कि कंपनी को इस समय ज़रूरत है क्लर्क की, ग्रुप सी के पोस्ट की, ग्रुप डी के पोस्ट की, जो अंग्रेजी जाने। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, भारतीयों से भेदभाव की समाप्ति का एक सैद्धांतिक रूप से उसको समाप्त किया और शिक्षा की शुरुआत की। अब देखिए हुआ क्या था आपका, 1813 में यह हुआ था कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। तो एक 10 मेंबर की समिति बनाएगी, लेकिन वो समिति यह डिसाइड नहीं कर पाई कि शिक्षा किस प्रकार से दी जाए और वो पैसा क्या होता गया आपका, इकट्ठा होता गया। बेंटिक के समय में जब मैकाले आता है, आपको मैकाले आएगा, तो मैकाले को जब उस समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा तो मैकाले ने उस विवाद का समाधान किया। वो विवाद क्या था, उसको कहते हैं आंग्ल प्राच्य विवाद। आंग्ल प्राच्य विवाद कहते हैं। आंग्ल प्राच्य विवाद क्या आपका है, देखिए विल्सन और प्रिंसेप प्राच्यवादी थे। ये लोग कहना ये था कि हमें भारतीयों की शिक्षा में जो विषय वस्तु होनी चाहिए वह भारतीय धर्म ग्रंथ है, जो भारत की जो कल्चरल हिस्सा है वो होना चाहिए। इसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, भारतीय भाषा होनी चाहिए, जो पूर्वी ज्ञान मतलब जो है वो होना चाहिए। और साथ ही साथ जो इनका स्ट्रक्चर है, जो गुरुकुल है और मदरसे वगैरह हैं वो होना चाहिए। यानी संस्कृत भाषा में दीजिए, फारसी भाषा में दीजिए, गुरुकुल में दीजिए और इनके पूर्व ज्ञान को दीजिए। तो जो लोग इस बात के समर्थक थे उनको प्राच्यवादी कहा गया, जिसका नेतृत्व विल्सन और प्रिंसेप कर रहे थे। दूसरी तरफ ट्रेवेलियन था, जिसका सपोर्ट राजा राम मोहन राय जैसे कुछ उदारवादी भी कर रहे थे। अब राजा राम मोहन राय क्या है, भारतीय। हम लोग अलग से जब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें इनको हम लोग देखेंगे। तो ये लोग, अब इन लोग का कहना क्या था, इन लोग को आंग्लवादी कहते हैं। इन लोग का कहना ये था कि जो भारतीयों को शिक्षा दी जानी चाहिए वह अंग्रेजी स्कूलों में दी जानी चाहिए, जो इंग्लैंड में जो स्कूल है उसकी तर्ज पर दिया जाए, इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाए और साथ ही साथ जो अंग्रेजी प्राकृतिक जो नेचुरल साइंस है और जो लिटरेचर है वहाँ का, उन सब चीज़ों की शिक्षा दी जाए। तो यही आपका क्या है, आंग्ल प्राच्य डिस्प्यूट है, विवाद है, जिसका समापन होता है मैकाले के द्वारा। मैकाले की नियुक्ति होती है। मैकाले एक लॉ मेंबर के रूप में शामिल हुआ था परिषद में। बेंटिक ने इसको मैकाले को सामान्य समिति का अध्यक्ष बनाया और मैकाले मिनट्स में अपने कुछ प्रस्ताव दिए, जिसको बाद में अनुमोदन कर लिया गया और उस प्रस्ताव के साथ यह समाप्ति हुई और यह निष्कर्ष निकला कि हमें ज़रूरत क्या है। अब उस समय इसने कहा, इसके एक दो स्टेटमेंट है। मैकाले ने कहा कि पूरे पूर्वी विश्व, यानी जो चीन वगैरह जो क्षेत्र है, भारत चीन सब जो प्राचीन संस्कृतियां हैं, पूरे पूर्वी विश्व का जो समस्त ज्ञान हो यूरोप की एक अलमारी भर की पुस्तकों के समान है। यह मैकाले का ही कथन है। और दूसरा इसने और क्या कहा कि हमें एक ऐसे संवर्ग की ज़रूरत है जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय हो लेकिन दिमाग से क्या हो, अंग्रेज। वही इनको ज़रूरत क्या है, अपने लिए कार्मिकों की ज़रूरत है, साथ ही साथ अपने कल्चर और अपने चीज़ों को मानने वाले एक समर्थक वर्ग की भी ज़रूरत इनको महसूस हो रही है। इसलिए उन्होंने क्या किया, पाश्चात्य शिक्षा की उन्होंने शुरुआत की। अब इसी में एक और थ्योरी है आपकी, डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। अब हुआ क्या कि भाई आप एक एक व्यक्ति के मतलब एक सार्वभौमिक शिक्षा हम सबको नहीं दे सकते हैं, हम कुछ उच्च स्तर के भारतीयों को शिक्षित करेंगे, वो उच्च भारतीय फिर अपने नीचे के मतलब अपने भारतीयों को शिक्षित करेगा। इसी को कहा गया डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत जिसको कहा जाता है।
लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय की एक घटना और महत्वपूर्ण है, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज। अब मेडिकल कॉलेज देखिए, तकनीकी शिक्षा, अभी तक क्या है आपकी साहित्यिक शिक्षा या जो सामान्य शिक्षा की शुरुआत हो रही है, लेकिन मेडिकल क्या है आपका तकनीक है, एक टेक्निकल आपका सब्जेक्ट है। तो तकनीकी शिक्षा की शुरुआत कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ होती है। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का समय है। ये मुख्य रूप से प्रशासनिक सुधार, आर्थिक सुधार, कुछ राजनीतिक गतिविधियां हैं और मुख्य रूप से शैक्षिक सुधार आपका है। जो सेकेंड पार्ट इसका हम लोग को देखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक अपने समाज सुधारों के लिए काफ़ी विख्यात है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है आपका सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में हम समझ रहे हैं कि सब लोग जानते हैं। इसमें देखिए सब लोग को पता है कि 1829 में समाप्त हुआ था, लेकिन अब जिस तरीके से प्रश्न बनने लगे तो उसमें कभी भी उसका डिटेल पूछा जा सकता है। उसमें देखिए 4 दिसंबर 1829 को रेगुलेशन 17 से सती प्रथा को पहले बंगाल में अवैध घोषित किया गया, उसको बैन किया गया। बाद में 1830 ईस्वी में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी इसको अवैध घोषित कर दिया गया। इसमें एक फैक्ट और है कि आप लोगों ने नाम सुना होगा राधाकांत देव का। राधाकांत देव सती प्रथा एबॉलिशन के विरोध में प्रिवी काउंसिल में अपील करने गए थे कि सती प्रथा को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, तो अब इसका मतलब ठीक है, राधाकांत देव हैं जो कि मतलब इसके विरोध में इन्होंने कई लाख लोग, एक करीब 1.25 लाख लोगों का हस्ताक्षर भी लिया था, और वो हस्ताक्षर को लेकर के गए कि भाई हम लोग नहीं चाहते हैं कि सती प्रथा का समापन किया जाए। और तो इस तरीके से ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इनके बेंटिक के समय में कर्नल स्लीमन की सहायता से ठगों का दमन होता है। कर्नल स्लीमन नाम याद रखिएगा, जो अवध का विलय किया गया था। अवध का विलय में सबसे पहले जो रिपोर्ट तैयार की थी कुशासन की, वह स्लीमन ने तैयार की थी। स्लीमन की रिपोर्ट को आधार बना करके आउटरम में अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। तो कर्नल स्लीमन बेंटिक के समय में अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने ठगों का दमन किया था। ये ठग कौन होते हैं? ठग के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि बेवकूफ़ बना करके लोगों के हत्या तक कर देते हैं और उनके पैसे को लूट लेते हैं। तो हुआ क्या था कि उस समय तक ठगों का जो आतंक था काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो एक व्यवस्थित रूप से कर्नल स्लीमन को एक सेना दे करके एक व्यवस्थित रूप से ठगों का दमन बेंटिक के समय में किया गया था। नरबली प्रथा सब लोग जानते हैं, इसका अंत इसके समय में हुआ है। राजपूतों में जो मुख्य रूप से कन्या शिशु हत्या होती थी, उसका अंत करने का प्रयास भी बेंटिक के समय में किया गया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि धर्म परिवर्तन के कारण पैतृक संपत्ति से वंचित करने को बेंटिक के समय में अवैध घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके इसके समय के। अब बेंटिक के बाद एक साल के लिए 1835 से 1836 में चार्ल्स मेटकाफ आता है, जिसको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। एक फैक्ट केवल आपका समाचार पत्रों का मुक्तिदाता इस सेंस में कि समाचार पत्रों को फ्री कर दिया गया कि भाई आप स्वतंत्र हैं और अपने लिखने के लिए फ्री हैं, आप जो चाहे उसमें वो लिख सकते। अब इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड आता है। 1836 से 1842 ईस्वी का समय इसका है। अब इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। उसमें हुआ क्या था? 1838 में अंग्रेजों, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और वहाँ का एक व्यक्ति शाह शुजा जो शासक बनना चाहता है, इन दोनों के बीच एक त्रिदलीय संधि होती है, जिसका परिणाम 1829 से 1842 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। इस आंग्ल अफगान युद्ध की विस्तृत चर्चा हम लोग एक अलग क्लास में करेंगे, जब हम लोग कंपनी की विदेश नीति की चर्चा हम लोग देखेंगे, उसमें डिटेल में इसको हम लोग देखेंगे वहाँ पर। तो 1839 से 42 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है, जिसमें भारी नुकसान होता है अंग्रेजों का और अंततः अंग्रेजों को वहाँ से वापस आना पड़ता है। तो इसी नुकसान की वजह से ऑकलैंड को 1842 ईस्वी में वापस बुला लिया जाएगा। इसके समय की एक और महत्वपूर्ण घटना है कि कलकत्ता से दिल्ली तक जो शेर शाह का मार्ग था, उसको फिर से बना करके यहीं से उसका नाम ग्रांड ट्रंक रोड किया जाएगा। ठीक, जो शेर शाह सूरी का मार्ग था कलकत्ता से दिल्ली तक, उसको रिस्ट्रक्चर करके फिर से बना करके उसका नाम ग्रांड ट्रंक रोड किया जाएगा। इस समय की और एक और घटना है ब्लैक एक्ट। इसको समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे गोरे और काले के भेद के बेस पर जो डिवीजन होता था उसको समाप्त कर दिया गया। ऑकलैंड के समय में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया और दुर्गा पूजा पर लगा प्रतिबंध भी हटा लिया गया। अब लॉर्ड ऑकलैंड को फर्स्ट एंग्लो अफगान वार में हार के बाद जब वापस बुला लिया है, मतलब हार के आप कह सकते हैं कि बहुत भारी नुकसान होता है, कोई लाभ नहीं होता है, तो उसको वापस बुला लिया गया। बहुत सारी
बदनामी होती है, कई सारे उसके अच्छे सेनापति वहाँ पर मारे जाते हैं, तो वापस बुला लिया गया। उसके बाद लॉर्ड एलनबरो आता है 1842 से 1844, जो समाप्त होता है युद्ध। मुख्य रूप से अफगान युद्ध की समाप्ति का जो समय है वो लॉर्ड एलनबरो के समय में है, और इसी के समय में आपका होता है चार्ल्स नेपियर के समय में सिंध का विलय किया जाता है 1843 ईस्वी में। हुआ क्या था आपका कि जब ये लोग अफगान में इनकी इतनी बुरी तरीके से हार हुई, कुछ मिला नहीं, सब कुछ पैसा खर्च हुआ, सम्मान में गया, तो इन लोगों ने क्या किया, उधर से वापस आते समय सिंध के साथ ज़बरदस्ती युद्ध किया। सिंध के साथ इनका एक मित्रवत संबंध था, लेकिन वहाँ से वापस आते समय अफगानिस्तान से इन्होंने सिंध के अमीरों के साथ बेवजह जानबूझ करके झगड़ा पैदा किया और युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद बहुत ही आसानी से सिंध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया। सिंध के विलय को बहुत ही अनैतिक कहा गया है, और ये कहा गया, एक इतिहासकार ने कहा है कि सिंध का विलय अंग्रेजों के लिए उसी प्रकार है कि बाहर कोई व्यक्ति जाता है और बाहर मार खा करके आता है और घर में आकर के अपनी बीवी को पीटता है। तो सिंध क्या है आपका, आप कह सकते हैं कि यहाँ जो उपमा दी गई है सिंध को अंग्रेजों की बीवी की, भाई सिंध के साथ कोई झगड़ा नहीं था, उनके साथ अच्छा व्यापारिक संबंध था, सारी चीज़ें मित्रवत चल रही थी, लेकिन वही है अपने सम्मान के लिए उन्होंने क्या किया, उधर से वापस आते समय सिंध का विलय कर लिया। यहीं एलनबरो के समय में 1843 ईस्वी में अधिनियम 5 से दास प्रथा को लीगली बैन कर दिया जाएगा। और एक ये भी फैक्ट आपका 1843 ईस्वी में ग्वालियर में सिंधिया राज करते थे। ग्वालियर की रानी ताराबाई थी, ताराबाई के निसंतान होने पर उनके राज्य ग्वालियर को हड़प लिया गया। ये भी एक फैक्ट आपका है, आ सकता है एग्जाम में। अब इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग का समय है। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी, इनके समय का जो इम्पोर्टेंट है वो 1845 से 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं अभी कुछ दिन पहले ही। इसके समय में सरकारी नियुक्ति में अंग्रेजी, भाई जो नियुक्ति होगी उसमें आपको अंग्रेजी का नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। 1844 में नरबली प्रथा को निषेध किया गया, बैन किया गया लीगली रूप से, और कैम्पबेल के नेतृत्व में, जनरल कैम्पबेल के नेतृत्व में खोंड जनजाति में नर हत्या प्रथा का दमन करने के लिए एक अभियान किया गया। फैक्ट आपका है। कन्या शिशु वध का भी निषेध किया गया। लॉर्ड हार्डिंग के समय में सूरत में एक नमक विद्रोह हुआ, उस समय विद्रोह के बाद जो कर लगता था उसको आधा कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक ये देखिए इंपॉर्टेंट है आपका, और ये सूरत में नमक विद्रोह, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, लेकिन मेन आपका ये है जो पूछ सकता है कि अंग्रेजी कब से अनिवार्य हुई है सैनिक उसमें। अब लास्ट हमारा जो 1857 ईस्वी के पहले जो हमारा गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड डलहौजी है। लॉर्ड डलहौजी ने बताया कि जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रखर साम्राज्यवादियों में लॉर्ड डलहौजी का नाम भी ऊपर है, और यह एक ऐसा व्यक्ति है जो हर तरीके से युद्ध के माध्यम से हो सके युद्ध के माध्यम से, शांति के माध्यम से हो सके शांति के माध्यम से, जिस तरीके से हो सके हर तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य को पीक पर ले जाना चाह रहा है, उसके साम्राज्य का अधिकाधिक विस्तार करना वो चाह रहा है। उसी में उसकी फेमस नीति कौन सी है, विलय की नीति, या जिसको गोद निषेध नीति भी कहते हैं या हड़प नीति भी कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं हम विलय की नीति क्या है। विलय की नीति यह है कि जिस रियासत के राजा का कोई वैध पुत्र नहीं होता तो उसको, उसके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया जाएगा। यानी जैसे होता क्या था आपका पहले कि जब राजा के पास आप कोई पुत्र नहीं है तो वह एक अपने पुत्र को किसी मतलब दूसरे को गोद लेता था, जिसको दत्तक पुत्र कहते थे। तो प्राचीन भारत से ही यह परंपरा प्रचलित थी और यह मान्य था, और उसके दत्तक पुत्र को उसके राज्य का उत्तराधिकारी मान लिया जाता था। लेकिन इसने कहा कि हम दत्तक पुत्र की संकल्पना को नहीं मानते, यानी क्या है, यह केवल एक टूल है, समाज विस्तार का टूल है। तो मामला यह है कि आप अब उसमें मामला यह हुआ कि किस राज्य में दत्तक पुत्र को आप नहीं मानेंगे। तो डलहौजी ने कहा कि देखिए 3 तरह के राज्य हैं, ठीक। उसमें पहला है जो स्वतंत्र हैं, जो कभी भी न मुगल साम्राज्य के अधीन रहे हैं न हमारे अधीन हैं। दूसरे अधीन राज्य हैं जो पहले मुगल साम्राज्य के अधीन रहे हैं और अब हमारे अधीन हैं। और तीसरे ऐसे राज्य हैं जिनका निर्माण या जिनकी स्थापना हमने की है, हमने की यानी अंग्रेजों ने की है, जैसे आपका सतारा के राज्य का इन्होंने किया निर्माण। तो डलहौजी ने कहा कि जो तीसरे तरह का राज्य यानी जो जिसकी स्थापना हमने की है उसमें गोद लेने का अधिकार किसी को नहीं होगा। यदि आप निसंतान हैं तो आपके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया जाएगा। और जो दूसरे तरह के राज्य हैं
इनको गोद लेने की अनुमति होगी, लेकिन ये गोद लेने से पहले अंग्रेजों से पूछेंगे, यानी हमसे वो पूछेंगे और हम इनको अनुमति देंगे। तो यहाँ भी एक मौका क्रिएट किया गया कि यदि हम अनुमति नहीं देंगे तो आप भी गोद नहीं लेंगे और आपके राज्य को भी शामिल कर लेंगे। और जो प्रथम प्रकार के राज्य हैं उनके पक्ष में कोई वो नहीं है कि हमको इनसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये विलय की नीति या जो गोद निषेध का सिद्धांत यही है कि यदि राजा निसंतान है तो उसको दत्तक पुत्र लेने का अधिकार नहीं है, आपके दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी जाएगी और हम आपके राज्य को अपने साम्राज्य में विलय कर लेंगे। अब जो सबसे पहला साम्राज्य विलय होता है वो 1848 में सतारा का राज्य है। फिर 1849 में जैतपुर और संभलपुर का विलय किया गया। फिर बघाट, उदयपुर एमपी में है, ये उदयपुर नहीं है, उदयपुर है एमपी में। झांसी इंपॉर्टेंट है, अक्सर हम लोग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें पूछ सकता है कि झांसी का विलय कब किया गया, तो वो विलय आपका 1853 ईस्वी में किया गया। नागपुर 1854 में, करौली का विलय 1855 में और अवध का विलय 1856 में हुआ था। यह कुशासन के आधार पर हुआ था। और इसमें हमने जिक्र किया कि पहले कर्नल स्लीमन वहाँ का रेजिडेंट था जिसने कुशासन की रिपोर्ट बनाई थी। अब देखिए अवध के विलय के बारे में क्या है कि अवध का विलय ये लोग काफ़ी लंबे समय से करना चाह रहे हैं भाई। जब तक मराठों का डर था इन्होंने अवध को एक बफर राज्य के रूप में बनाए रखा, लेकिन जैसे ही मराठों का डर समाप्त हुआ और चीज़ें ये लगातार शक्तिशाली होते गए, इन्होंने क्या किया, फिर अवध का विलय करने का प्रयास इन लोगों ने शुरू कर दिया। उसमें बहाना क्या बनाया, सहायक संधि के माध्यम से पहले ही हुआ यह आपके अधीन है, तो इन लोगों ने बहाना बनाया कुशासन का। अब कुशासन सिद्ध कैसे करे, तो इन्होंने जो उस समय का रेजिडेंट था स्लीमन, कर्नल स्लीमन को कहा कि आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। मतलब पहले से उसका निष्कर्ष पहले से फिक्स था कि आपको उसमें कुशासन दिखाना है। तो कर्नल स्लीमन ने रिपोर्ट बनाई। बाद में उसका रेजिडेंट आउटरम को नियुक्त किया जाएगा। आउटरम ने उसी कर्नल स्लीमन की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए 1856 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट देखी, अवध में बुरे तरीके से कुशासन का राज्य चल रहा है। उसी रिपोर्ट के आधार पर अवध के नवाब वाजिद अली शाह से कहा गया कि आप इस संधि पर हस्ताक्षर कीजिए, या तो आप हमें अपना, या तो आप गद्दी छोड़ दीजिए या तो आप इस संधि पर हस्ताक्षर कीजिए। वाजिद अली शाह ने अपने सम्मान के लिए उस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया और अंग्रेजों की दी गई पेंशन भी, मतलब इन्होंने ये कहा कि हम आपकी पेंशन भी नहीं लेंगे। इन्होंने क्या किया, पेंशन लेने से भी मना कर दिया। तो इस प्रकार 1856 में अवध का विलय कुशासन के आधार पर रेजिडेंट आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कर लिया जाएगा। करौली भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है आपका कभी कभी। और जो क्रम आपका देखिए, सतारा है, जैतपुर, संभलपुर, इसको आप एसबी से कर सकते हैं, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, अवध आपका कुशासन के आधार पर। ये सारे राज्य जो हैं आपके वो विलय सिद्धांत के आधार पर। इसी प्रकार हमने पिछले स्लाइड में बताया था कि 1850 में सिक्किम पर इन लोगों ने जबरदस्ती कहा कि सिक्किम में इनके 2 डॉक्टर गए थे, उन्होंने कहा कि आपने इन डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है, जबरदस्ती झगड़ा खोजा गया और सिक्किम को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। इसी प्रकार निजाम से बरार का क्षेत्र ले लिया गया। हमने कहा कि लॉर्ड डलहौजी हर तरीके से कोई ऐसा प्रयास नहीं छोड़ना चाहता है जिससे कि अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार हो। इसने हर तरीके से, वही है कुशासन के आधार पर, विलय के आधार पर, अब सिक्किम में दुर्व्यवहार के आधार पर, निजाम के ऊपर बकाया था, काफ़ी बकाया होगा तो उससे क्या कर लिया गया, बरार का क्षेत्र ले लिया गया। इसी प्रकार उन्होंने कई राजाओं की उपाधि समाप्त कर दी और कई लोगों की पेंशन भी समाप्त कर दी। इसने कर्नाटक के नवाब की उपाधि समाप्त कर दी और तंजौर के राजा की भी उपाधि समाप्त करके उनके राज्य को ले लिया। इसी प्रकार पेशवा नाना साहब की पेंशन भी इन लोगों ने समाप्त कर दी थी, बंद कर दी थी, जिनका नाम क्या था, धोंदूपंत था। इनकी ये पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय के दत्तक, बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। अब वही हमने कहा ना कि ये दत्तक पुत्र को मानेंगे नहीं, तो उसने क्या किया, पेशवा नाना साहब की पेंशन को भी इसने बंद कर दिया गया। अब ये तो देखिए इस तरीके से साम्राज्य का विस्तार हुआ है। युद्ध के माध्यम से भी ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार डलहौजी के समय में हुआ है। सेकेंड एंग्लो सिख वार इसी समय में हुआ है और पूरे पंजाब का विलय हो जाएगा। पंजाब का विलय करने के बाद वहाँ से कोहिनूर हीरा मिलेगा और वो कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया जाएगा। अब देखिए कोहिनूर हीरा का थोड़ा सा इतिहास हम लोग देख लेते हैं। कोहिनूर हीरा शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन में लगा था। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण से वह अफगानिस्तान गया।
अफगानिस्तान ने आकर के उसको रणजीत सिंह को दिया कि आप हमारी मदद कीजिए। रणजीत सिंह के पास कोहिनूर हीरा आया, यानी पंजाब राज्य में आया। फिर पंजाब राज्य से उसको किसने लिया? अंग्रेजों ने लिया, और वहाँ से फिर वो कहाँ चला गया? महारानी विक्टोरिया के पास। ठीक, अब इसके पास इसी के समय में सेकेंड एंग्लो बर्मा वार भी होता है, जिसके माध्यम से लोअर बर्मा, अभी तक बर्मा किसी क्षेत्र को अधिकृत नहीं किया गया था, जो निचला बर्मा और पेगू का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया जाएगा। ठीक, इसी के समय में संथालों का विद्रोह, फेमस विद्रोह होता है। इन विद्रोह को हम लोग अलग से कवर करेंगे, और शॉर्ट में बता दें 1855 में संथालों का विद्रोह होता है, जिसके नेता सिद्धू और कानू थे। तो ये है उसका साम्राज्य विस्तार का पूरा टाइम है। देखिए कितने हर तरीके से और कितने व्यापक स्तर पर साम्राज्य का विस्तार यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा अब लॉर्ड डलहौजी केवल साम्राज्य विस्तार में ही रुचि नहीं रखता है, वह प्रशासन में भी काफ़ी रुचि रखता है। उसने हर तरीके से प्रशासन का आधुनिकीकरण करने की कोशिश की, और इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए किया गया कार्य। हम सभी लोग जानते हैं कि आज इतना बड़ा क्षेत्र पर प्रशासन होकर, मतलब किसी विस्तृत क्षेत्र पर प्रशासन हो पाता है तो किसकी वजह से हो पाता है? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, यानी यातायात और संचार का साधन आपके पास अच्छे होने चाहिए। देखिए प्रथम टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की शुरुआत डलहौजी के समय में हुई है, और यह गया है आपका कलकत्ता से आगरा। ऐसा पूछ लेता है, जैसे आपका रेलवे का सबको पता है कि बम्बई से थाने के बीच वो हुई थी। अब इसका समय आप लोग जैसे 1853 में सबको पता है, इसका डेट कभी भी पूछ सकता है। 16 अप्रैल 1853 बम्बई से थाने, दूरी 34 किलोमीटर। ठीक, 53 में ही प्रथम इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का यूज किया गया था कलकत्ता से आगरा। तार सभी लोग जानते हैं, इस समय तार समाप्त, अभी पिछले वर्ष शायद पिछले वर्ष ही तार को समाप्त किया गया है। उस समय जब ईमेल और इस तरीके से इंटरनेट आपका नहीं था, तो लेटर से सूचना जाने में समय लगता था, तो इलेक्ट्रिक तार से सूचना कम शब्दों में तुरंत दूसरी जगहों पर पहुंच जाती थी। तो उसकी शुरुआत कलकत्ता से आगरा लॉर्ड डलहौजी के समय में। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था, और डाक टिकट का प्रचलन यहीं से आपका शुरू हुआ था। डाक टिकट का प्रचलन लॉर्ड डलहौजी ने एक आय के स्रोत के रूप में भी यहाँ पर किया था। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, इसका भी इस विभाग की स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, यानी प्रशासनिक स्तर पर भी कई सारे कार्य इस समय में किए गए हैं। 1853 का चार्टर एक्ट लॉर्ड डलहौजी के समय में आया है, और एक इम्पॉर्टेंट 1854 ईस्वी का वुड्स डिस्पैच, जो लॉर्ड डलहौजी के समय में है, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी जो आधारशिला है वो इसी के समय से है। वुड्स डिस्पैच के माध्यम से कहा कि प्रत्येक प्रांत में एक डायरेक्टर होगा, जिसके अधीन शिक्षा विभाग पूरा रहेगा, और हम एंग्लो वर्नाकुलर विद्यालय बनाएंगे। एंग्लो वर्नाकुलर मतलब अंग्रेजी भाषा और देसी भाषा, जो स्थानीय भाषा है उसका दोनों का यूज उस विद्यालय में होगा। और कहा कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में भी बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। इसी प्रस्ताव पर आगे चल के 1857 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापना होती है, फिर बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। और लॉर्ड डलहौजी के समय में 1847 ईस्वी में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की, IIT रुड़की जो आज है, उसकी स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी के समय में होती है। तो देखिए हम लोगों ने बहुत ही काफ़ी तेज़ी के साथ एक बार एक प्रयास किया है कि 1765 से 1857 ईस्वी तक के इतिहास को गवर्नर जनरल के माध्यम से, गवर्नर जनरल के माध्यम से देख ले। आप लोग अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि इस वीडियो को जरूर से देखें, क्योंकि इसमें कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर करने का प्रयास किया गया है। अब हम लोग एक क्लास हम इस सेक्शन पे और लेंगे, यानी 1857 के पहले वाले सेक्शन, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से कंपनी की विदेश नीति और जो कुछ चीज़ें छूटी होंगी हम उसको देख लेंगे। हम उस यानी एक मिसलेनियस टॉपिक के अंतर्गत एक क्लास और लेकर के अपने इस आधुनिक भारत के इतिहास के फर्स्ट सेक्शन को हम लोग यहीं पर समाप्त कर देंगे, और फिर उसके बाद हम लोग भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को 1857 के विद्रोह से शुरू करेंगे। ठीक, थैंक यू।